Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. Student, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है डेट इज़ द बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो मेथड क्या होता है और हम लोग वो क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आए अपने लेक्चर की तरफ. बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं उसको हम लोग बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सॉल्व करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल मेथड. स्टूडेंट, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? हमने कहा है ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसी प्रॉब्लम जो किसके रिलेटेड होती है? रिलेटेड विद लिविंग थिंग्स. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसी प्रॉब्लम जो किसके रिलेटेड होती है? लिविंग थिंग्स के रिलेटेड होती है. जैसे हमने बात की कोई भी डिजीज़ वगैरह है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई बीमारी हो रही है तो दैट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड कहलाते हैं. बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हम लोग सबसे पहले उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, देन उस पर फिर अपना ये मेथड अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम लोग अपना उसका मेथड जो सा है यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए. कहते हैं साइंस जो सी है एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज होता है. नॉलेज एक सिस्टम के थ्रू ये सारा का सारा नॉलेज हमारे पास आता है. ठीक है, वो नॉलेज किस पे बेस करता है? वो सिस्टम बेसिकली हम लोग इसमें इंक्वायरी करते हैं, चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसकी वजह से आ रही है या नहीं. जब वो प्रूव हो जाता है देन फिर हम लोग उसको साइंस के अंदर लिखते हैं. तो साइंस के अंदर कोई भी जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसकी एक सिस्टम से पास आउट होता हुआ वो वहाँ पे लिखा जाता है. ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, जब वो प्रूव हो जाता है देन वो हम लोग साइंस में लेके आते हैं. तो बायोलॉजिकल मेथड हमने बात की है, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टेप्स. ठीक है, वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे? इस मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन. सेकेंड वन इज़ द हाइपोथेसिस. थर्ड वन इज़ द टेस्टिंग द हाइपोथेसिस. मतलब टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग? जो हमने स्टेटमेंट देते हैं उसको एक्सपेरिमेंट से हम लोग टेस्ट करते हैं, फिर जब हो जाता है वो प्रूफ तो वो थ्योरीज बन जाती हैं, और लास्ट पे हमारे पास वो साइंटिफिक लॉज आ जाते हैं, लॉज बनते हैं. ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंट स्टेप आते हैं. सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन. जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोग उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? बाय इंक्वायरिंग और बाय ऑब्जर्विंग. ठीक है, चीज़ों को नोटिस करके, नोटिस करना है, उनकी इंक्वायरी करनी है. जब हम लोग किसी चीज़ को वर्ड से देखते हैं तो हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. ठीक है, तो कहते हैं किसी चीज़ को वर्ड से देखना ऑब्जर्वेशन कहलाता है. फिर इससे हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन. ठीक है, हम लोग इंफॉर्मेशन या डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं. जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो किन किन वे से हम लोग कलेक्ट करते हैं? कौन कौन से वेज हैं जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद देते हैं? सबसे पहले हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं, कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में या फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में. सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? जैसे आई है हमारी, नोज़ है, टंग है, स्किन एंड ईयर. ठीक है, दीज आर दी सेंस ऑर्गन्स. 5 सेंस ऑर्गन है हमारे. आई क्या करती है? देखने में मदद देती है, मतलब साइटिंग में मदद देती है.
तो आई किस में मदद देती है? साइटिंग में, मतलब देखने में। तो जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको फोकस कर रहे हैं, उनको नोटिस कर रहे हैं, और इस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आती है। सेकेंड वन इज़ द नोज। नोज किस में मदद देता है? स्मेल करने में किसी चीज़ को, ठीक है। हमें पता चलता है जो हमारा इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है या कोई भी चीज़ है वो कैसी है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है। टंग हमें टेस्ट करने में मदद देता है, ठीक है, इसका टेस्ट अच्छा है, बुरा है, इंफॉर्मेशन आ रही है ना। स्किन, इससे हमें पता चलता है कोई चीज़ जो हमारी बॉडी पे चल रही है। जैसे आप लोग फील करते हो कोई चीज़ आपकी बॉडी पे छोटा सा कीड़ा चढ़ गया है, रेंग रहा है, तो आपको जल्दी से फ़ौरन पता चलता है कि आपके लिए आपको काट सकता है, आप लोग उसको हटाने की कोशिश करते हो, इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। देन ईयर जो हेयरिंग में मदद देता है, ठीक है। ये सारे वेज हैं जो किस में मदद देते हैं? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इन सब से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन किन किन वे से की जाती है, इंफॉर्मेशन किन किन वे से आती है? हमारे आई, नोज, टंग, स्किन और ईयर से। क्लियर? तो दीज आर द बेसिक वेज फ्रॉम विच वी गेट द इंफॉर्मेशन। कहते जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी टाइप्स कितनी है। इसलिए हम लोग अगर टाइप्स की बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो बेसिकली इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड वन इज द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो दो टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज द क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में देखें जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी क्वालिटी को जाहिर करते हैं किसी भी चीज़ की। मतलब क्वालिटेटिव में मतलब हम लोग कहते हैं इसका कलर कैसा है, ठीक है, इसका टेक्सचर कैसा है किसी भी चीज़ का, ठीक है, अच्छी है, बुरी है, वो हम लोग बताते हैं किसी भी चीज़ की। जब हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे आप लोग बाज़ार में कपड़ा लेने जाते हो, उसको हाथ लगा के चेक करते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो आप लोग किस टाइप की ऑब्जर्वेशन कर रहे हो? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, कि आप लोग उस चीज़ की क्वालिटी को चेक करते हो। उसके बाद क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं? जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो क्वांटिटी की फॉर्म में आती है, मिकदार की फॉर्म में। जैसे कोई कहता है आपको कि 3 किलो शुगर दे दें, ठीक है, या 2 किलो चावल दे दें, तो आपको क्वांटिटी बताई गई है ना। तो क्वांटिटी में जब हम लोग हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। क्वालिटेटिव में हम लोग किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमारे पास किसी चीज़ की क्वांटिटी की बात करते हैं, उनकी मिकदार की बात करते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी टाइप है इसकी? अगर आपसे एग्जाम्पल बताएं कि अगर आपसे कोई बंदा कहे मुझे पानी बना के दें, ठीक है, और उसमें चीनी कम रखें, ओके, कि ज़्यादा चीनी वाला ना हो, उसकी क्वालिटी बताई है कि उसमें ज़्यादा चीनी ना हो, ठीक है, खूबी ज़्यादा चीनी नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे मुझे शरबत बना के दे और उसमें 3 जो चम्मच हैं वो शुगर के ऐड करने हैं, तो वो कौन सी होगी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अब तो इन दोनों में से जिसको मेजर करना इजी है वो कौन सा है? दैट इज़ द क्वांटिटेटिव, कि हमें वहाँ पे बताया गया कि इतनी इसमें ऐड करनी है। जब किसी ने कहा मुझे कम चीनी वाला जो सा शरबत बना के दे, तो हमें नहीं पता चला उसके अकॉर्डिंग चीनी कितनी कम रखनी है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है उसके लिहाज से। लेकिन अगर कोई आपको एग्जैक्ट बता दे, इंफॉर्मेशन दे कि इतना करना है, तो आप उसके लिहाज से एग्जैक्ट उसके मुताबिक आप लोग उसको शरबत तैयार कर दोगे, ठीक है। तो एक्यूरेट इन दोनों में से कौन सा है? दैट इज़ द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इट इज़ द मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है, हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं और इसका हमारे पास जो रिज़ल्ट आते हैं वो इसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर होते हैं। नेक्स्ट मूव करें स्टूडेंट, ये था ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड। नेक्स्ट जो इसका सेकंड स्टेप है दैट इज़ द हाइपोथेसिस। स्टूडेंट हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है ये। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। मफरूज़ा कायम जिसको आप लोग कहते हो, मफरूज़ा कायम करना, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट जो प्रूफ सही
सही भी हो सकती है और बाद में फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट आई किसकी बेस पे, कहाँ से आई है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। आपने जो चीज़ देखी है फिर आप लोग कोई राय कायम करते हो उसके रिलेटेड, ठीक है। तो दैट इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है कि ऐसे स्टेटमेंट जो आप लोग देते हो किसको देके, अपने ऑब्जर्वेशन की बेस पे राय पेश करते हो, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस। योर से यहाँ पे क्या मुराद है, ऐसा जो पर्सन जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी कर रहा है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने की, उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट जो किसकी बेस पे बनाई जाती है, ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनाई जाती है, इट इज़ कॉल्ड द हाइपोथेसिस। ऐसी कोई राय पेश करना किसकी बेस पे, किसको देख के आपने, जैसे ऑब्जर्वेशन को देख के आपने, ऑब्जर्व चीज़ों को देख के जो आपने स्टेटमेंट कोई दी है उसको हम लोग हाइपोथेसिस का नाम है। जैसे आप लोग देखते हो एक बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, हम लोग कहते हैं ये बच्चा जो है नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और इससे ज़्यादा नंबर लेगा। ये आपने क्या किया है, एक आपने राय दी है। अब नेक्स्ट ईयर में भी वो बच्चा ज़्यादा नंबर ले ले और हो सकता है वो ना ले, ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा सही है या गलत है। तो जो आपने अभी राय पेश की है वो क्या है, एक आपकी टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो गलत भी हो सकती है और सही भी, और उस स्टेटमेंट को आप लोग हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। तो हम लोग फिर कह सकते हैं ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ट्रू भी होती है, हो सकती है, या फॉल्स हो सकती है। किससे पता चलता है ये सही या गलत होगी, वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स। हमें अपने एक्सपेरिमेंट जब करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है ये चीज़ सही है या गलत है। टेस्टेड होती है, इसको टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाइपोथेसिस बनते कैसे हैं, फॉर्मुलेशन इसकी कैसे होती है, कहते हैं बेसिक जो वेज हैं वो दो हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे वेज हैं जिनसे हम लोग हाइपोथेसिस वगैरह बनाते हैं, फॉर्मुलेशन उसकी करवाते हैं। सबसे पहले जो मेन है वो है डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। उनसे हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी जनरल बात से, जनरल सी कोई आम सी बात करते हैं और उसको हम लोग ले जाते हैं किसी स्पेसिफिक, ठीक है, किसी ख़ास चीज़ की तरफ। जैसे आप लोगों के क्लास में टीचर आती है, आप लोगों को पहले बातें सुनाती है, एग्जाम्पल लेते, फिर अपने पॉइंट की तरफ आती हैं। तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम लोग जनरल से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आम बात से हम लोग कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकालते हैं, जनरल से स्पेसिफिक। यूजुअली हम लोग इसमें यूज़ करते हैं वर्ड इफ़ और देन। ये दोनों वर्ड्स हम लोग मोस्टली इसमें यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोग को बताई जाए, हम लोग कहते हैं जितने भी परिंदे हैं उनके क्या है, विंग्स होते हैं, पर होते हैं, ठीक है। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ये जो हमने कहा है कि तमाम परिंदों के क्या होते हैं, पर, ये एक जनरल सी बात है, आम बात है। लेकिन जब हमने कहा कि स्पैरो भी एक बर्ड है तो उसके भी विंग्स हैं, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक हमने बात कर दी है, हमने एक राय बना दी है ना, बर्ड के भी, जो स्पैरो है उसके भी विंग्स हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द डिडक्टिव रीजनिंग। तो स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करना डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो रोशनी में अपना फूड बनाते हैं, फूड मतलब ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये एक आम सी बात है। लेकिन अगर कहें कि अगर प्लांट को हम लोग डार्क में रख दें तो फिर वो अपना फूड तैयार नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये एक स्पेसिफिक बात हमने कर दी है, ठीक है, कि जनरल से, आम से हम लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिक थिंग्स की तरफ जाते हैं। तो इसको हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है डैट इज़ द इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग से हम लोग कैसे हाइपोथेसिस वगैरह बनाते हैं। डिडक्टिव में हमने कहा है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात करेंगे इंडक्टिव के अंदर, कि हम लोग स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बात करते हैं। कि अगर टीचर क्लास में सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देगी, फिर आपको एग्जाम्पल से आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो डैट इज़ द स्पेसिफिक टू जनरल। तो इंडक्टिव रीजनिंग में भी हम लोग स्पेसिफिक थिंग से
जनरल की तरफ जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल में देखें कि स्पैरो के विंग्स होते हैं, तो हमने कहा था जिनके विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? बर्ड होते हैं। कि स्पैरो के पर हैं तो वो क्या है? एक परिंदा है। तो फिर ये थी हमारी स्पेसिफिक थिंग, ठीक है, स्पेसिफिक जो हमने बात की थी। अब जनरल की तरफ मूव करेंगे कि पिजन है, क्रो है, ठीक है, ये बर्ड्स हैं। तो फिर हम लोग कहेंगे कि इनके भी विंग्स होते हैं। तो ये हमने आम सी बात कर दी ना कि स्पैरो की अगर विंग है और ये बर्ड है, तो जो पिजन और क्रो है वो भी क्या है? बर्ड, तो इनके भी विंग्स होने चाहिए, ठीक है। तो डेट इज द, ये बर्ड है और इनके भी विंग्स होने चाहिए। तो ये एक आम सी बात है, इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारे स्टेप है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।